सो हम लोग लास्ट क्लास में जो है देखा था, मैं एक स्प्रिंग का क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और वो केस ये था कि नेट फोर्स 0 होता है और हमने कहा था एक स्प्रिंग है, दो ब्लॉक दो एंड पे हैं, एक स्प्रिंग के दो एंड पे दो ब्लॉक लगे हुए हैं। उस पूरे सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 है और सेंटर मास अगर इनिशियली रेस्ट पे है, अगर सेंटर मास इनिशियली रेस्ट पे है तो कौन सा केस होता है वो देखे थे, यही था ना। अब देखो उसी में दूसरा केस ले रहे हैं। मान लो इस टाइप से हो कि तुमसे कहा गया है कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये एक ब्लॉक है और एक दूसरा ब्लॉक है। इसका मास है m1, इसका मास है m2 और फ्रिक्शन कहीं नहीं है। जब ये नेचुरल लेंथ में है, जब ये नेचुरल लेंथ में है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है k। जब ये नेचुरल लेंथ में है उस समय तुमने यहां एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स F0, और यहां भी वही फोर्स F0। एक पर्सन इसको इस साइड खींचना शुरू करता है F0 से और एक पर्सन इसको यहां खींचना शुरू करता है F0 से, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब ये बताओ क्या इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है? क्या इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है? क्या इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है? एग्रीड? तो अगर इस पे नेट सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है इस पे नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, इसके बाद इसका एक्सीलरेशन और सेंटर मास 0 होगा। लेकिन चूंकि इसका सेंटर मास पहले रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे रहेगा, ये सेंटर मास रेस्ट पे ही रहेगा। ये मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। अभी इस टाइम पे इस पे कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है? सिर्फ F0। स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में है, तो अभी इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी, F0 बाय m1। इसकी कितनी होगी? F0 बाय m2। जैसे ही एक्सेलरेट करके थोड़ा सा लेफ्ट मूव करेगा और ये जैसे थोड़ा सा राइट मूव करेगा, अब स्प्रिंग में एलोंगेशन चलाएगा। अब स्प्रिंग में क्या होगा? एलोंगेशन चलाएगा। यहां पर स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं था, जैसे ये थोड़ा सा लेफ्ट मूव करेगा और ये थोड़ा सा राइट मूव करेगा, अब स्प्रिंग में एलोंगेशन आ गया। अब एक स्प्रिंग फोर्स भी ऐड करेगा, यानी अब F0 के अलावा एक अपोजिंग फोर्स भी ऐड करेगा और यहां पे F0 के अलावा भी एक अपोजिंग फोर्स ऐड करेगा, यानी कि अब इसके ऊपर नेट फोर्स घट जाएगा। लेकिन अब भी F0 ज्यादा है स्प्रिंग फोर्स से, इसीलिए एक्सेलरेट करेगा। भले एक्सेलरेशन घट जाएगा, एक्सेलरेशन हो सकता है 6 से घट के 4 हो जाए या 3 हो जाए, बट एक्सेलरेशन अभी भी इसका लेफ्ट होगा, इसका एक्शन अभी भी राइट होगा। और थोड़ा मूव करेगा, स्प्रिंग में और एलोंगेशन होगा, अब स्प्रिंग फोर्स और ज्यादा डेवलप कर जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे पहुंच के F0 और स्प्रिंग फोर्स बराबर हो जाएगा। एक वो पॉइंट होगा जहां पर F0 और स्प्रिंग फोर्स K डेल्टा X बराबर हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट यहां भी आएगा जहां पे जब ये पहुंचेगा कि F0 और K डेल्टा X बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। उस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। यहां से लेकर यहां तक F0 ज्यादा था K डेल्टा X से, यानी एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड था इसका। और यहां से लेकर यहां तक F0 ज्यादा था K डेल्टा X से, यानी कि इसका एक्सेलरेशन राइटवर्ड था। यहां पहुंचेगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। यहां पहुंचेगा कितना है? 0। बट यहां जो एक्सेलरेशन होगा 0, तब तक ये स्पीड गेन कर चुका होगा, V1 और V2। ये V2 गेन कर चुका होगा, ये V1 गेन कर चुका होगा, A1 A2 0 हो जाएगा। इसीलिए यहां रुकेगा नहीं, क्योंकि स्पीड है, भले फोर्स 0 है, काइनेटिक एनर्जी है, ये इसको पार कर जाएगा। जैसे इसको पार करेगा अब क्या होगा? K डेल्टा X ज्यादा हो जाएगा, यानी ये स्पीड क्या होगा? घटने लगेगा, रिटार्ड करने लगेगा। F0 के कंपेरिजन में K डेल्टा X ज्यादा होगा तो रिटार्डिंग फोर्स होगा, ये यहां पर आगे कहीं स्टॉप कर जाएगा, फिर ये वापस आएगा, क्योंकि रुक तो गया बट नेट फोर्स क्या है? F0 से ज्यादा है, इसको रोक के वापस ले आएगा। ये ऐसे ऐसे करता रहेगा, ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। हमसे बस ये पूछा गया है, जब हम इसको पुल करेंगे इस प्रोसेस में इसकी मैक्सिमम एलोंगेशन कितनी होगी? अगर हम दोनों साइड F0 और F0 से पुल करें, तो अगर हम इसको F0 से लेफ्ट पुल करना स्टार्ट करें और इसको F0 से राइट पुल करना स्टार्ट करें, हमसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम elongation in the spring
during the subsequent process, during the subsequent process. ठीक है, मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा? तो क्या हम यहां पे पहले ये लिख सकते हैं, अगर ये किसी इंस्टेंट पे यहां से यहां मूव कर गया x1 और ये किसी इंस्टेंट पे यहां से यहां मूव कर गया x2, तो क्या हम लिख सकते हैं m1 x1 इक्वल टू m2 x2? क्यों? बिकॉज डेल्टा x सेंटर ऑफ मास इज 0. सही है, m1 x1 इक्वल टू m2 x2. क्या हम यहां लिख सकते हैं, क्या हम यहां लिख सकते हैं किसी इंस्टेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी होती v1 और इसकी वेलोसिटी होती v1 और किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी होती v1 और इसकी होती v2, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लिख सकते हैं, सिंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. तीसरा, हमसे पूछा गया मैक्सिमम एलोंगेशन. तो ये बताओ, ये यहां से चलना शुरू किया रेस्ट पे से, ये यहां से चलना शुरू किया रेस्ट पे से, और ये यहां से चलना शुरू किया रेस्ट पे से. जब इनकी एलोंगेशन मैक्सिमम होगी, इसका मतलब ये अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा और ये अपने राइट एक्सट्रीम पे होगा. जब ये अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा, जब ये अपने यहां पे आके ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम है. क्या है? लेफ्ट एक्सट्रीम है. और ये इसका क्या है? इस ब्लॉक का राइट एक्सट्रीम है. जब ये ब्लॉक अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा और जब ये अपने राइट एक्सट्रीम पे होगा, तब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग मैक्सिमम होगी, वो कहलाएगा मैक्सिमम एलोंगेशन. तो क्या ये जब यहां एक्सट्रीम पे है, क्या ये रेस्ट पे आएगा मोमेंटरली? क्या ये रेस्ट पे आ जाएगा? आएगा ना. रुकेगा तब वापस आएगा. राइट जा रहा था, लेफ्ट आना है तो जीरो को पार करना पड़ेगा. राइट जा रहा था, लेफ्ट आना है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना है तो निगेटिव को तो क्रॉस करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, तो अगर हम यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, अगर हम यहां से इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, तो क्या लिखेंगे? हम लिख रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. क्या होगा? देखो, हम लिखेंगे वर्क डन बाय mg, नॉर्मल छोड़ देता हूं, mg और नॉर्मल का वर्क डन 0 है, तुम जानते हो mg और नॉर्मल का वर्क डन 0 है. वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय f1 प्लस वर्क डन बाय f2 इज के फाइनल माइनस के इनिशियल. ये हुआ एक फोर्स, f1 इसको मान लो, f2 इसको मान लो. के इनिशियल 0 था, रेस्ट पे से चलना शुरू हुआ था दोनों. के फाइनल भी 0 है कि जो राइट एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा. ये लेफ्ट एक्सट्रीम है इस ब्लॉक का, ये लेफ्ट एक्सट्रीम था, ये राइट एक्सट्रीम है. इस ब्लॉक का ये लेफ्ट एक्सट्रीम है और ये राइट एक्सट्रीम है. ये के इनिशियल 0 था और के फाइनल भी 0. अगर मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए पूछा गया, मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए, तो के फाइनल 0 होगा. वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? अगर ये x1 गया और ये x2 गया तो स्प्रिंग में कितनी एलोंगेशन हुई? अगर ये x1 गया और ये x2 गया, स्प्रिंग में कितनी एलोंगेशन हुई? -12 के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर होगा. अगर ये x1 लेफ्ट गया, ये x2 राइट गया, तो व्हाट इज द नेट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग? स्प्रिंग में नेट एलोंगेशन x1 प्लस x2. इसीलिए जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है, दैट इज -12 के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, नेट एलोंगेशन. वर्क डन बाय f1 कितना है? ये f0 इसको लेफ्ट खींच रहा था और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी लेफ्ट गया x1, तो कितना होगा? f0 x1. ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना राइट गया? x2, तो कितना होगा? f0 x2. यहां से तुम देखो, यहां से अगर तुम कॉमन ले लो, अगर तुम यहां से f0 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा तुमको? व्हाट वुड यू गेट? यू वुड गेट क्या मिलेगा बताओ? यू वुड गेट, यहां के बाद तुम लिख सकते हो f0 इंटू x1 प्लस x2, f0 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर. हाफ के x1 प्लस x2 का होल, x1 प्लस x2 और x1 प्लस x2 कट गया, x1 प्लस x2 और x1 प्लस x2 कट गया. कितना आएगा?
x1 प्लस x2, यही ना, ये है डेल्टा x मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, x1 प्लस x2, वो कितना आ जाएगा बताओ? 2f0/k होगा। होगा ना? एग्रीड? एससी वर्मा, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 51, एससी वर्मा एक्सरसाइज क्वेश्चन 51, मैं इसका फिर यूज कराऊंगा बाद में। 2f0/k, अगर तुमसे मैक्सिमम एलोंगेशन कहा गया है तो 2f0/k फर्स्ट। अगर पूछा गया है इसका और इसका निकालो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x1 x2 सेपरेटली निकालो, तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन, x1 प्लस x2 इज 2f0/k, दोनों का सम पता है, और m1 x1 इक्वल टू m2 x2। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसको इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दो, इसको क्या करो, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो कितना देगा, x1 क्या होगा, m2 बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ दिस, x2 क्या होगा, m1 बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ दिस, इनवर्स रेशियो में होता है। अगर ये पूछा गया तो वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, सही है, एग्रीड? हाँ सर। अब मैं इसके दूसरे स्टेज में आ रहा हूं, अभी तक जो हमने देखा, अब मैं उसके एक दूसरे स्टेज में आ रहा हूं, देखो क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स तो है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। तो हम वेक्टर क्वांटिटी को तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी अगर जीरो है तो उस वेक्टर क्वांटिटी का इफेक्ट उस डायरेक्शन में जीरो होगा, समझो। अब मैं तुमको दूसरा केस में लेके जा रहा हूं, दूसरे केस में लेके जा रहा हूं, देखते हैं कैसे। केस ये है, हमारा केस इस टाइप का है, केसेस वेयर एफ एक्सटर्नल या एफ नेट इज नॉट जीरो, therefore acceleration of center of mass is not zero, therefore velocity of center of mass is not zero, but f external in x direction is zero, f external मतलब f net का x कंपोनेंट जीरो है, f net का x कंपोनेंट जीरो है, y कंपोनेंट है तो है, y में चलेगा, सेंटर ऑफ मास चलेगा। इसका मतलब है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट जीरो होगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन जो है कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि सेंटर मास एक्सीलरेट नहीं करेगा, सेंटर मास एक्सीलरेट करेगा बट y डायरेक्शन में करेगा, x डायरेक्शन में नहीं करेगा। इसीलिए therefore if center of mass was, इसका मतलब क्या है पहले ये बताओ, चलो देख लेते हैं। therefore if center of mass was initially at rest, it remains at rest along x direction। यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेंटर मास नहीं चलेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं सेंटर मास हो सकता है, हम ये कह रहे हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज जीरो। हम ये कह रहे हैं कि m1 v1 का x कंपोनेंट प्लस m2 v2 का x कंपोनेंट जीरो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम ये नहीं कह रहे हैं मे बी ऐसा हो सकता है कि m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 इज नॉन जीरो, हो सकता
हम कह रहे हैं हमने एक्स डायरेक्शन में इसको लगाया है, एक डायरेक्शन में इसको कंजर्व करा रहे हैं। हो सकता है m1 v1y प्लस m2 v2y इज नॉट जीरो। यानी हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास मे हैव एक्सेलरेटेड अलोंग y डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास may have accelerated along y direction। देखते हैं कहां पे होगा ये, you would see it। पहले इस केस को समझ लो, ठीक है। अब हम वो केसेस ले रहे हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम इन चीजों को कंजर्व कराएंगे। देखते हैं कैसे। तो याद रखना, हम अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंजर्व है। एफ एक्सटर्नल नॉन जीरो है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल जीरो है। देखो कैसे, यहां कोई डाउट? तुम उसको स्नैप लेना चाहता है ले सकता है, वैसे तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, ठीक है। देखो एक वेज है ऐसे करके, ये ट्रायंगुलर वेज है, ठीक है। इसके ऊपर आपने ब्लॉक रख दिया, इसकी मास है कैपिटल एम, इसकी मास है स्मॉल एम। एवरीवेयर नो फ्रिक्शन एनीवेयर। जब इस सिस्टम को आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं ये ब्लॉक इस पे फिसलेगा, ये ब्लॉक इस पे नीचे फिसलेगा, और ये वेज थोड़ा पीछे भागेगा ना। इस वेज पे ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये खुद पीछे जाएगा ना। चलो, हम m और m दोनों को सिस्टम मान रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, m और m दोनों को। तो जरा देखो इसके फोर्स क्या था। यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा इस तरह से, कैसे लग रहा होगा, एक फोर्स यहां लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा ना, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक फोर्स यहां लग रहा होगा, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर, सही है। एक इन दोनों के बीच में नॉर्मल का फोर्स है, एक इसका वेट है mg, एक इसका वेट है mg, और एक यहां से फोर्स लग रहा होगा n डैश, सही ना, सही है। इसका वेट स्मॉल mg, इसका वेट कैपिटल mg, ये नॉर्मल इसको धकेल रहा है, ये नॉर्मल इसको धकेल रहा है, और ग्राउंड से लग रहा है नॉर्मल। अगर हम m प्लस m को सिस्टम मान लें, तो इस सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स है, ये और ये तो कट गया। देखो, एक्शन और रिएक्शन आपस का फोर्स, ये तो कट गया ना, एक प्लस n एक माइनस n, दोनों कट के कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या है बताओ। mg, धरती बाहर है, दूसरा mg, धरती बाहर है। हमने m प्लस m को सिस्टम माना है, अर्थ इज आउटसाइड दिस सिस्टम, तो बाहर से दो फोर्स, और दूसरा ग्राउंड बाहर है, ग्राउंड ने क्या लगाया होगा, फोर्स n डैश लगाया होगा ना। ये n और ये n तो कट जाएगा, इंटरनल फोर्स है, आपस का फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों, सही है। यही तीन फोर्स है कि नहीं, यही तीन फोर्स। देखो यहां पे अर्थ है, कहीं अर्थ का सेंटर यहां है, अर्थ इसको खींचा, अर्थ इसको खींचा, और ग्राउंड इसको पुश किया एंडस। ये तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बट एक बात की गारंटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनका कोई कंपोनेंट नहीं है। एग्रीड?
सो Fy may not be 0, याद रखना Fy is not 0. Therefore acceleration of center mass along y direction is not 0. सेंटर मास एक्सेलरेट करेगा बट y डायरेक्शन में करेगा, x डायरेक्शन में नहीं करेगा. Fx is 0, पूरे सिस्टम पे Fx 0 है. Therefore acceleration center mass in x direction is 0. That is guaranteed. और क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पे था, इसका मतलब ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इन x डायरेक्शन इज कांस्टेंट. वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास अलोंग x डायरेक्शन इज कांस्टेंट. बिकॉज ये कांस्टेंट 0 था, पहले ये 0 था, तो ये 0 ही रहेगा. दैट कांस्टेंट इज 0 इन दिस केस. 0 नॉन 0 होता तो भी कांस्टेंट ही होता, वो जो भी कांस्टेंट होता, बट यहां पे 0 है, इस केस में 0 है तो 0 ही रहेगा. इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्टरी, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन आएगा. दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास. Because center of mass is not allowed to move along x direction. So this is the center of mass. Center of mass moves on straight vertical path. Straight vertical path. Straight गिरेगा ऐसे, सेंटर मास ऐसे गिरेगा. एक राइट भागेगा एक लेफ्ट भागेगा, बट सेंटर मास ऐसे नीचे गिरेगा. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम ये कह सकते हो कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज 0. किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में. m1 v1 का x कंपोनेंट प्लस m2 v2 का x कंपोनेंट इज 0. किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में. सिर्फ x कंपोनेंट, y में नहीं. सही है, सही है. ऐसा हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि F इज इक्वल टू ma जब लिखते हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. हम इसको क्या लिख सकते हैं? Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप इज टोटल मास इंटू a सेंटर ऑफ मास x i कैप प्लस a सेंटर मास y j कैप प्लस a सेंटर मास z k कैप. अगर एक कंपोनेंट 0 है तो कंपोनेंट उसके इक्वल होगा, होता ही है. ठीक, इसको लिख सकते हैं. अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. कर ले, देखो कैसे. अब हम ये जानना चाहते हैं, मान लो इसके बेस का लेंथ L है, इसके बेस का लेंथ L है, या किसी क्वेश्चन में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, या किसी क्वेश्चन में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहेगा और मास का भी दिया होगा ताकि ये वैल्यू कुछ आए. ये लेंथ L है. हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है और ये हाइट h है. By the time this block reaches the bottom of this wedge, जब तक ये मास चल के इसके बॉटम तक पहुंचेगा, ये कितना मूव कर चुका होगा? क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ wedge when block slips to its bottom. मतलब कि हमको ये बताना है कि जब ये यहां पहुंच जाएगा तो इस टाइम तक में ये कितना स्लिप करेगा, ये कितना मूव करेगा. ठीक, हम क्या कर रहे हैं? लेट अस सपोज दिस वेज हैज मूव्ड बाय डिस्टेंस x राइट. लेट अस सपोज दिस वेज हैज मूव्ड बाय डिस्टेंस x राइट. सही है. मान लिया ये वेज, हम जानते हैं लेफ्ट जाएगा, हम इस बात को जानते हैं लेफ्ट जाएगा, मेरा अपने आप नेगेटिव आएगा. देखना, हमने बोल दिया, मान लेते हैं ये वेज इस प्रोसेस में x डिस्टेंस राइट गया और इस पर ये स्लिप करके यहां पहुंच गया. ये वेज इस पूरे प्रोसेस में यहां से कितना डिस्टेंस राइट गया? x डिस्टेंस राइट गया. तो पहले वेज को राइट खींचो x डिस्टेंस और उस पे इसको स्लिप करा के यहां से यहां पहुंचा दो. अब जरा बताओ, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम x डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस निकालते हैं. सो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम
फ्रॉम, हाँ करेक्ट, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम x component of displacements, x components of displacements, क्या लिखेंगे? लिख देते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एम का कितना x और स्मॉल एम का कितना बताओ? x प्लस एल, सही है? सही है जी? What is the change in x coordinate? What is the change in x coordinate of both the masses from ground frame? तो ये तो पूरा मूव किया x से एज ए होल, तो इसका सेंटर मास भी x से मूव कर गया और इसके ऊपर ये l से मूव कर गया, तो ग्राउंड से में फ्रेम में ये कितना राइट जाता दिखेगा? x प्लस l, m1 x1 प्लस m2 x2 जीरो होना चाहिए। सेंटर मास नीचे आया है, सेंटर मास नीचे आया है, राइट लेफ्ट नहीं गया है। m1 x1 प्लस m2 x2 जीरो, m इंटू x प्लस स्मॉल m इंटू x प्लस l इज जीरो। यहां से आएगा x इज इक्वल टू माइनस एम एल बाई एम प्लस एम। माइनस साइन का मतलब है लेफ्टवर्ड, माइनस साइन का मतलब लेफ्टवर्ड। मैग्नीट्यूड एम एल बाई एम प्लस एम, एम एल बाई एम प्लस एम, इतना डिस्टेंस ये वेज चला होगा लेफ्टवर्ड। सो वेज हैज मूव्ड ml by m plus m distance leftward in this process। ठीक, जो यहां कर रहे हैं 15 क्वेश्चन रखेंगे, सब में यही करना है। जो यहां करेंगे 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे, सब में यही करना है और कुछ नहीं करना है। देखना अभी, चलो ठीक है। चलो, जब डायग्राम बनाए हैं, इतना मेहनत किए, तो एक और काम कर ही लेते हैं। हम जरा इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। इस वेज की स्पीड कितनी होगी जब ये यहां से यहां पहुंचेगा? तो वेज की स्पीड कितनी होगी जब ये यहां से यहां पहुंच गया? तो इस वेज की स्पीड कितनी होगी ये भी निकाल लेते हैं। हालांकि इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो, नहीं तो उसको बाद में करेंगे, उस स्पीड को बाद में लेंगे। यहां तक कोई डाउट है? अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक, बताना उसमें क्या होगा। लिखें, मिटाएं इसको, किसी को स्नैप लेना है मिटाएं। अगला क्वेश्चन, ये एक वेज इस तरह से है। कैसे? एक लकड़ी का है, उसमें एक स्फेरिकल ग्रुप बना हुआ है। एक लकड़ी का क्यूब में एक स्फेरिकल गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, इसकी रेडियस है आर। इसकी रेडियस कितनी है? आर। इसकी मास एम। यहां से तुमने एक छोटे से मास स्मॉल एम को छोड़ दिया, यहां से तुमने एक छोटे से मास स्मॉल एम को छोड़ दिया। ठीक है, और ये स्लिप करेगा। जब ये स्लिप करेगा तो कुछ देर के बाद ये यहां पहुंच जाएगा। कुछ देर बाद ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ये यहां स्लिप करेगा और यहां से यहां पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस में ये वेज भी मूव करेगा। छोटा सा पार्टिकल है, मास है में, इसका मास कितना मूव करेगा? सेम केस है।
और स्मॉल एम और कैपिटल एम को सिस्टम मान लें तो क्या इस पूरे प्रोसेस में इसके ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स था, एम जी और नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, वो सब वर्टिकल फोर्स थे? थे कि नहीं? एम जी और नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, तीनों वर्टिकल फोर्स थे। और कोई फोर्स था इसके ऊपर? एम प्लस एम को अगर सिस्टम मान लें तो सारे वर्टिकल फोर्स हैं, हॉरिजॉन्टल चलेगा नहीं। तो क्या करोगे? क्या करोगे? मान लो ये कितना है, एक्स, ये कितना है, ये कितना मूव किया हॉरिजॉन्टली, ये कितना मूव किया इसके रिस्पेक्ट में, आर मूव किया ना। तो क्या लिखोगे? कैपिटल एम इंटू एक्स प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स प्लस आर इज 0 लिखोगे ना। एक्स निकल जाएगा ना, नेगेटिव आएगा, पता है नेगेटिव आएगा, यानी ये लेफ्ट वार्ड चलना चाहिए, आ जाएगा ना। सही है? सही है। चलो अगला क्वेश्चन। एक हेमीस्फेरिकल पेपर वेट है, एक हेमीस्फेरिकल पेपर वेट है, हेमीस्फेरिकल पेपर वेट या कुछ है। यहां तुमने एक ब्लॉक को छोड़ दिया, इसकी मास है एम, इसकी मास है कैपिटल एम, इसकी रेडियस है आर। जब ये थीटा स्लिप कर चुका होगा तो ये कितना चला होगा? क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज या जो भी है वेज व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय एंगल थीटा। यानी जिस समय ये इस थीटा पोजीशन पे पहुंच गया है, किस पोजीशन पे? थीटा पोजीशन पे, उस समय ये कितना मूव कर चुका था ये बताना है। तो क्या करोगे? मान लो ये कितना मूव कर गया, एक्स, मान लो ये कितना मूव कर गया एक्स, इसके रेस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में ये कितना मूव किया है, आर साइन थीटा होगा। एग्रीड? निकाल दोगे एक्स का वैल्यू, आ जाएगा ना? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? इसमें भी सेंटर मास का ट्रेजेक्टरी, सब में सेंटर मास का ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे वर्टिकली गिरता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक वायर है फ्रिक्शनलेस, एक तार हैंग कर रहा है, कपड़े सुखाने का एक तार होता है, फ्रिक्शनलेस वायर है। यहां पर एक बीड लगा हुआ है, एक रिंग लगा हुआ है, बीड या रिंग है, जिसकी मास है एम, जिसकी मास है एम। और यहां पर ऐसे करके, ऐसे करो, एंगल भी ले सकते हो और चाहो तो चलो एंगल ही ले लेते हैं। यहां से एक बॉब लगा हुआ था, यहां पे समझ लो ना, एक बॉब है
जिसका एक एंड इस बॉब से कनेक्टेड, एक धागा है, थ्रेड है, जिसका एक एंड बॉब से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है एक रिंग से कनेक्टेड है। एक रिंग से ये जो है, ये होता है रिंग, रिंग के यहाँ पे कनेक्टेड है, तो रिंग इसमें स्लिप कर सकता है। इसका मास स्मॉल है, इसका मास कैपिटल है। इनिशियली इसका लेंथ है एल, ये धागा है, ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का लेंथ है एल, इस स्ट्रिंग का लेंथ है, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तुमने इन दोनों को रेस्ट पे से छोड़ दिया, क्या किया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक, रेस्ट पे से छोड़ दिया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीड बाय द टाइम द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, ठीक। Find displacement of bead, displacement of bead when string becomes vertical. ठीक, तो बताना है कि बीड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाए। अब इसे कैसे करोगे, अब इसे कैसे करोगे, तो सबसे पहले तुमको ये समझना है, अगर हम बीड प्लस इसको सिस्टम मान लें, और हम एम प्लस एम को सिस्टम मान लें, तो देखो फोर्स कहाँ ऐड कर रहा था। एक फोर्स यहां ऐड कर रहा था टेंशन टी, और एक यहां ऐड कर रहा था टेंशन टी। पूरे प्रोसेस में टी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलेगा, पूरे प्रोसेस में टी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। ये और ये हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। एक इसके ऊपर फोर्स ऐड कर रहा होगा mg, एक इसके ऊपर फोर्स ऐड कर रहा होगा mg, इसका वेट, और एक ये वायर यहां इस पे एक लगा रहा होगा नॉर्मल, ये ना। अगर हम पूरे को सिस्टम मान लें तो ये और ये कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। तीन ही फोर्स है, स्मॉल mg, कैपिटल mg और नॉर्मल। तो इस पूरे सिस्टम पे तीन ही फोर्स है, नेट फोर्स, ये तो कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक भी फोर्स का कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे चलेगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट नहीं कटेगा। एक्स में दोनों इस तरह से चलेगा कि एक दूसरे का सेंटर ऑफ मास को ना राइट जाने देगा ना लेफ्ट जाने देगा। हाँ, mg के कारण इस फोर्स का y में सेंटर मास जरूर नीचे जाएगा, वो जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मेरा एक कंपोनेंट काफी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि जब ये स्ट्रिंग क्या हो गया, जब स्ट्रिंग क्या हो गया, वर्टिकल हो गया ऐसे, जब ये स्ट्रिंग हो गया वर्टिकल, मान लेते हैं बाय दैट टाइम दिस हैज मूव्ड ए डिस्टेंस x1 राइट, सो दिस हैज मूव्ड ए डिस्टेंस x1 राइट एंड दिस हैज मूव्ड, ये तो यहां पे था कहीं पे, बाय डिस्टेंस x2 लेफ्ट। इसका डिस्प्लेसमेंट इस वायर पे x1 है राइट, और इसका डिस्प्लेसमेंट दो कंपोनेंट, ये नीचे भी गया है और लेफ्ट भी गया है। ये तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, ये कांस्टेंट मोशन, ये तो फंस गया है, यहां से यहां तक जाएगा x1। इसका दो होगा, एक नीचे y2 और x2, हमको x2 से मतलब है। ये दो चीजों में गया है, समझो, ये y2 भी गया है और ये x2 भी गया है। तो ये शुरू में यहां था और अब यहां, हमको y2 से कोई मतलब नहीं है, नथिंग टू डू विथ y2, हमको सिर्फ हम एक डायरेक्शन में सेंटर मास कंजर्व करा रहे हैं। तो क्या करेंगे बताओ, क्या क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, स्मॉल m x1 इज इक्वल टू कैपिटल M x2। क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा x सेंटर मास जीरो है, डेल्टा y सेंटर मास नॉन जीरो है, m इंटू x1 प्लस इज इक्वल टू सिंपली m इंटू x2। पहला इक्वेशन लिख सकते हैं, m इंटू x1 प्लस कैपिटल M इंटू माइनस x2 इज जीरो, m इंटू x1 प्लस कैपिटल M इंटू माइनस x2 इज जीरो, m1 x1 इज इक्वल टू m2। दूसरा, x1 प्लस x2 किसके इक्वल होगा, L cos थीटा। दोनों मिल गया ना, x में दोनों मिल गया,
शुरू में दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था? शुरू में दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? L cos थीटा। अगर इसकी लेंथ L है तो कितना था? L cos थीटा था, है ना? सॉल्व कर लोगे? सॉल्व कर लोगे दोनों को? कैन यू सॉल्व इट? कोई डाउट किसी को? ठीक। 5वां क्वेश्चन एस सी वर्मा का है। क्वेश्चन ये है कि एक गाड़ी है, कार्ट है, this is a cart and that cart is standing on a frictionless road, and that cart is standing on a frictionless road. कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहां एक पेंडुलम बॉब हैंग कर रहा था। इस कार्ट की, इस गाड़ी की मास है कैपिटल एम और इस बॉब की मास है स्मॉल एम। इस गाड़ी की मास है कैपिटल एम, इस बॉब की मास है स्मॉल एम। और ये जिस जहां पे है, जहां ये हैंग कर रहा था, उसका डिस्टेंस वहां से कितने डिस्टेंस पे? वहां से L डिस्टेंस पे, वहां से L डिस्टेंस पे इस गाड़ी के फ्लोर पे, इस व्हीकल के फ्लोर पे एक छोटा सा गड्ढा है। यहां पर एक डिप्रेशन है, यहां पर एक होल है। अब क्या होता है, ये बॉल टूट जाता है, ये धागा टूट जाता है। टूटने के बाद ये गिरता है, कुछ जंप्स लेता है और फाइनली इसमें घुस जाता है। ठीक, होता क्या है? स्ट्रिंग ब्रेक्स, स्ट्रिंग ब्रेक्स। बॉब टेक्स मेनी जंप्स, बॉब टेक्स many jumps and finally lands in the hole. इस होल में जाके एंटर कर जाता है, इस होल में जाके एंटर कर जाता है। तुमको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट इन द प्रोसेस। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट इन द प्रोसेस। फिर से वही चीज, अगर हम कार्ट और इसको सिस्टम मान लें, उनके आपस का जो फोर्स है, कोलाइड कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो भी हो, सब इंटरनल फोर्स है। बाहर से क्या लग रहा है? एक इसका वेट, एक इसका वेट और एक नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। तो होगा क्या इसमें? ये आएगा ऐसे करके, देखो ये कार्ट मान लो यहां पहुंच गया। हम कह रहे हैं लेट अस सपोज द कार्ट मूव्स बाय डिस्टेंस x, लेट अस सपोज द कार्ट मूव्स बाय डिस्टेंस x। मान लेते हैं कि कार्ट जो है वो x डिस्टेंस राइट चला गया। ये बॉल यहां से गिरा होगा, ऐसे ऐसे कुछ कोलिजन किया होगा, फिर फाइनली इसमें गिर गया है। ये बॉल यहां से गिरा होगा इस तरह से, 15-20 बार कोलिजन किया होगा, फाइनली इसमें गिर गया होगा। बट इतना जरूर है कि जब भी कोलिजन किया होगा, जब भी कुछ किया होगा, जो फोर्स गाड़ी लगाया होगा बॉल पे, उसी का रिएक्शन फोर्स बॉल लगाया होगा गाड़ी पे। और ये x है और ये x डायरेक्शन में कितना चला, इसके रेस्पेक्ट में L, इसके रेस्पेक्ट में, गाड़ी के रेस्पेक्ट में L चला। यानी कि जो स्मॉल m मास था, जो कैपिटल M मास है, उसका डिस्प्लेसमेंट है x राइट। जो स्मॉल m मास है उसका डिस्प्लेसमेंट है x प्लस L राइट, है ना? है ना? तो m इंटू एक्स, एक्स निकल गया, माइनस एम एल बाई एम प्लस एम, माइनस एम एल बाई एम प्लस एम। इसका मतलब है माइनस एम एल बाई एम प्लस एम। इसका मतलब है कि सेंटर मास नीचे तो आया था, राइट लेफ्ट मूव नहीं किया। माइनस एम एल बाई एम प्लस एम का मतलब है, माइनस एम एल बाई एम प्लस एम का मतलब है कि नेगेटिव, ये लेफ्ट आया होगा। कोई डाउट? कोई डाउट?
अगला क्वेश्चन, सब में यही कर रहे हैं हम, किसी में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब में यही कर रहे हैं। ये भी एससी वर्मा से ही है, ये क्वेश्चन भी एससी वर्मा से ही है। सिक्स्थ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है हर टाइप के क्वेश्चन का एक फिलॉसफी है, उसका एक मेथड है, वो तुमको लगाना है। पहले पहचानना है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये लगेगा, फिर उसको लगाना है, क्वेश्चन सारा बनता है। फिजिक्स के क्वेश्चन कभी लेंदी नहीं जाते हैं। होता क्या है, एक बिल्डिंग पे से एक पर्सन गिरने लगता है, यहां से एक पर्सन फॉल्स, ए पर्सन फॉल्स, और जब वो गिर रहा होता है तो ये पर्सन है जो गिर रहा है, तो इसके हाथ में एक्चुअली में एक सूटकेस भी है, इसके हाथ में एक सूटकेस भी है, एक बैग है, और ये पर्सन गिर जाता है, छत पे से गिर रहा है। ये क्या देखता है, ये देखता है कि यहां जहां वो गिरने वाला है वहां एक हार्ड फ्लोर है, वहां पर क्या है, एक हार्ड फ्लोर है, और यहां पर एक तालाब है या एक वाटर बॉडी है। तो नेचुरल सी बात है, अगर वो यहां गिरेगा उसको चोट लगेगा, नेचुरल सी बात, जो यहां गिरे, अगर वो पानी में गिरेगा तो हो सकता है बच जाए, तो चोट कम लगेगा। तो जब ये गिर रहा था और ये देखता है कि नीचे ये है, तो ये इस बैग को इधर थ्रो करता है, इस बैग को इधर थ्रो करता है। जब इधर थ्रो करेगा बैग को तो खुद पीछे रिकॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इस बैग को इधर थ्रो करता है, तो इसको स्पीड मिल जाएगा इस डायरेक्शन में। अब ये क्या करता है, देखो अब ये क्या करता है, जब यहां पर है पॉइंट बी पर है, ये इस बैग को थ्रो करता है, तो बैग को अगर स्पीड देता है v1 तो इसको स्पीड मिल जाएगा v2, ठीक। अब ये बैग इस तरह से लैंड करेगा और ये आदमी इस तरह से लैंड करेगा, समझ रहे हो ना। ये इस बैग को स्पीड देगा v1, इसको मिलेगा स्पीड v2। मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक ही, दो ही था, mg और mg। इसका मास मान लो कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m है। इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स था, mg नीचे, एक क्या था, mg नीचे, यही था ना, दो ही फोर्स है ना इसके ऊपर, इस पूरे सिस्टम के ऊपर दो ही फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। इसके ये अगर थ्रो भी करेगा, अगर ये इसको पुश करेगा, अगर ये इस बैग को पुश करेगा बाय फोर्स F, तो वही रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा -F, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसने बैग को फेंका होगा, क्या किया होगा, बैग पे फोर्स लगाया होगा, ये जो भी फोर्स बैग पे लगाएगा उसका रिएक्शन फोर्स के ऊपर ले जाएगा, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस जब इसको फेंकेगा तो याद रखना स्मॉल m इंटू v1 माइनस कैपिटल M इंटू v2 जीरो होगा। क्यों होगा, तो पहला इक्वेशन जो तुम लिख सकते हो यहां पे, वो क्या लिख सकते हो, स्मॉल m इंटू v1 इज कैपिटल M इंटू v2। क्योंकि तुम्हारा सेंटर मास, जब ये इस स्पेस की वेलोसिटी क्या थी, सेंटर मास की कुछ थी, कौन से डायरेक्शन में थी, नीचे थी ना, इन दोनों का मोशन नीचे था, सेंटर मास का कोई x डायरेक्शन में वेलोसिटी था, नहीं था, तो नहीं होगा, नहीं था तो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का Fx 0 है। Therefore, velocity of center mass in x direction is constant, and that constant in this case, the velocity of center mass in x direction in this case is 0. It remains 0. So m1 v1 plus m2 v2 is 0. पहली बात। दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास, चूंकि इस पूरे प्रोसेस में, इसके छूटने के बाद भी इस पूरे सिस्टम पे फोर्स अभी भी लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, वेट ही लग रहा है। इसका मतलब है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 0 होगा। क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2। इसका मतलब हुआ कि अगर ये किसी मोमेंट पे यहां पहुंच गया, ये पर्सन यहां पहुंच गया, और ये बैग उसी मोमेंट पे, टाइम t पे, और ये पर्सन यहां पहुंच गया, और उसी मोमेंट पे अगर ये बैग यहां पहुंच गया,
तो जब इन दोनों का उस टाइम पे सेंट्रल मास निकालोगे तो यही आएगा जहां पे उसको होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अभी भी वेट ही है। एक्सटर्नल फोर्स वही जो पहले था, जो फेंकने के पहले था, वही अब भी ऐड कर रहा है। या यूं कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अभी भी जी ही है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पहले भी जी था, m इंटू जी प्लस m इंटू जी बाई m प्लस m, m1a1 प्लस m2a2 बाई m1 प्लस m2। अभी भी एक्सेलरेशन जी ही है। तो एक्सेल इसका सेंटर ऑफ मास उसी रास्ते पे चलता रहेगा जिस रास्ते पे इसको चलना चाहिए था। यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी भी किसके इक्वल है? जी के इक्वल है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो जब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इन दोनों का सेंटर मास निकालोगे तो उसी पॉइंट पे आएगा जिस पॉइंट पे इंटरनल फोर्स की वजह से थ्रोइंग नहीं होने पे आता। इसीलिए जब ये यहां लैंड करेगा और जब ये यहां लैंड करेगा, अगर ये पहले इसके स्ट्रेट लाइन, इसको मान लो ओरिजिन ओ, इसको मान लो अगर वो गिरते रहता तो जहां गिरता उसको मान लो ओरिजिन ओ, तो जितने दूर पे ये लैंड करेगा और जितने दूर पे ये लैंड करेगा उसमें एक रिलेशनशिप होगा। क्या होगा? स्मॉल m इंटू दिस x1, स्मॉल m इंटू दिस x1। अगर ओरिजिन से ये x1 डिस्टेंस लेफ्ट में लैंड कर रहा है, ओरिजिन से ये पर्सन x2 डिस्टेंस राइट में लैंड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं m1 इंटू माइनस x1 प्लस m2 इंटू प्लस x2 इज 0। सेंटर मास वहीं लाई करेगा जहां इसको लाई करना चाहिए था। सेंटर मास वहीं गिरेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सेंटर मास वहीं लाई करेगा। तो उसमें क्वेश्चन पूछा है किस स्पीड से फेंके कि वो बच जाए, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। किस स्पीड से फेंके कि वो बच जाए, ये दिया हुआ है। वो क्वेश्चन हम बाद में बनाएंगे, अभी पहले फिलॉसफी समझ लो। मोमेंटम कंसेप्ट रहेगा, ठीक? क्योंकि जिधर फोर्स नहीं है उधर मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सकते हो। एक्शन रिएक्शन फोर्स मोमेंटम या सेंटर मास की वेलोसिटी नहीं बदल सकता है। एक्शन रिएक्शन नहीं बदल सकता है। उसके लिए सिर्फ एक्शन या सिर्फ रिएक्शन चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम 2 मास लिए, तब 3 मास ले लेते हैं। ऐसे हम 2 ही मास लिए थे, अभी हम 3 मास ले लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ सेंटर मास को कंजर्व कराया है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? इन्हीं केसेस में एनर्जी को भी कंजर्व करा देंगे। हम इन्हीं केसेस में क्या करेंगे? एनर्जी को भी कंजर्व करा देंगे। ठीक है, हम इन्हीं केसेस में क्या करेंगे? एनर्जी को भी कंजर्व करा देंगे। देखते हैं कैसे। तो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से, मान लो क्वेश्चन इस टाइप से है। एक ट्रायंगुलर वेज है, एक ट्रायंगुलर वेज है, ये इस तरह से है। ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक ऐसे कर रखा हुआ, यहां से धागा ऐसे गया है, यहाँ एक पुली अटैच्ड है यहाँ पर। फिर ये ऊपर गया है, फिर ये यहाँ गया है, फिर ये यहाँ गया है। ये एंगल दिया है थीटा। ठीक है, समझ लो। ये एक वेज है, ये एक वेज है ट्रायंगल के। इसमें एक ग्रूव बना हुआ है, इसमें ब्लॉक रखा है, ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये दिया हुआ है थीटा। ठीक है, इसकी मास मान लो m है, इसकी मास भी m है और इसकी मास कैपिटल है। फ्रिक्शन कहीं नहीं है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है l। बताना है जितने देर में ये
इस ग्रूव को, इस पुली को हिट करेगा, उतनी देर वेज कितना मूव करेगा। क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज टिल द ब्लॉक ए, द ब्लॉक ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो पी, टिल द ब्लॉक ए हिट्स द पुली बी या रीचेज द पुली पी। जब तक ये पुली पी पर पहुंचेगा, जब तक ये पुली पी पर पहुंचेगा तब तक ये वेज कितना चलेगा। नाउ सो क्वेश्चन सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चन सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इसको न्यूटन लॉ से निकालना, सबका एक्सेलरेशन निकालना, फिर रिलेटिव निकालना, फिर उसको टकराना, उस रिलेटिव के टकराने से टाइम निकालना और फिर टाइम से ये निकालना, बहुत लंबा प्रोसेस है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस टाइप के बहुत न्यूमरस केसेस पॉसिबल है। हम सारे केस को टेबुलेट नहीं कर सकते, पर हम पहचानने का आर्ट सीख सकते हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इस पूरे को सिस्टम मान लें तो जितने भी टेंशन दिख रहे हैं तुमको, सब रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन है। जितने भी टेंशन है, यहां टेंशन लगी है टी, वही टेंशन यहां लगी है टी, कट गया। यहां टेंशन लगी है टी, वही लगी है यहां टी, कट गया। यहां टेंशन लगी है टी, यहां लगी है टी, कट गया। ठीक, यहां पे नॉर्मल लगी है एन, N1 और N1 कट गया। यहां लगी है N2 और N2 कट गया। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या बचा? इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट और एक ग्राउंड से नॉर्मल। एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इस पे जो नॉर्मल फोर्स है, इस पे जो नॉर्मल फोर्स है, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, नेट फोर्स है, वो एक है mg, कहीं लग रहा होगा mg, एक यहां लग रहा है mg और एक फ्रॉम ग्राउंड से लग रहा है एनडेस, और कोई फोर्स नहीं है। सही है? सही है ना? अब बना दे क्वेश्चन, एक काम तो क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वेज कितना मूव कर जाएगा, x डिस्टेंस राइट। मान लेते हैं ये वेज मूव कर जाएगा, लेट अस सपोज इट मूव्स बाय x डिस्टेंस राइट। ठीक, मान लेते हैं x डिस्टेंस राइट मूव कर गया। अरे x डिस्टेंस राइट मूव कर गया और ये यहां पहुंच गया, ये ब्लॉक यहां पहुंच गया। ये ब्लॉक अगर यहां पहुंच जाएगा तो ये ब्लॉक भी यहां से मूव करके यहां पहुंच जाएगा। तो ये बताओ, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और ये यहां से यहां पहुंच गया L डिस्टेंस, तो क्या ये भी इसके ऊपर, क्या ये भी L डिस्टेंस ही जाएगा? बताओ, क्या इस वेज के ऊपर अगर ये L डिस्टेंस मूव किया है और इस वेज के ऊपर ये अगर L डिस्टेंस मूव किया है, तो क्या इसके ऊपर, वेज के ऊपर ये भी L डिस्टेंस वेज के रेस्पेक्टिव में मूव करेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है। हेलो, कोई कुछ बोलो, सुनाई दे रहा है? देखो, बेसिकली यहां से तुमने इस स्ट्रिंग को काटा, यहां से स्ट्रिंग को काटा और यहां पेस्ट कर दिया, यही किया ना तुमने, यहां स्ट्रिंग को काटा और यहां पेस्ट कर दिया। तो जितना डिस्टेंस, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंजर्व्ड है, जितना दूरी ये चलेगा उतना ही दूरी ये यहां से यहां चलेगा। तो समझो, अब बताओ, ये कैपिटल M मास जो वेज था वो कितना चला, x चला, अकॉर्डिंग टू योर एजम्पशन, तुमने जो माना है कैपिटल M मास x चला। ये स्मॉल m मास जो a का है वो कितना चला, वेज चला x और ये चला L लेफ्ट, तो कितना चलेगा, x माइनस L। देखो ये जो है
वेज पे चला लेफ्ट और वेज खुद चला x, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा x माइनस एल। जो ये ब्लॉक है बी, उसका अगर तुम x डायरेक्शन में देखो, उसका मास m, ये वेज चला x, ये वेज चला x, ये वेज चला x, और इसके ऊपर ये x में कितना चला, l cos थीटा चला ना। ये वेज चला x और वेज के रेस्पेक्ट में जो इसका दो डिस्प्लेसमेंट था, उसमें जो x कंपोनेंट था वो था l cos थीटा। तो कितना होगा, x प्लस l cos थीटा होगा। इन तीनों का सम m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 जीरो होना चाहिए। तो m इंटू एक्स प्लस स्मॉल m इंटू एक्स माइनस एल प्लस स्मॉल m इंटू एक्स प्लस l cos थीटा जीरो होनी चाहिए। यहां से तुम्हारा x निकल जाएगा, m प्लस m नीचे, m प्लस 2m, ऊपर में आएगा m इंटू L, m इंटू L इंटू m इंटू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो तुमसे हम पूछ सकते हैं वो थीटा निकालो। हाँ, L 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो पॉजिटिव आएगा ना, कॉस थीटा की वैल्यू थोड़ी हो जाएगी 1 से बड़ी, पॉजिटिव आएगा, यानी राइट ही जाएगा, यानी राइट ही जाएगा। ठीक है ना, ये राइट ही जाएगा। ठीक, कोई डाउट यहाँ? कौन सा? तभी तो पूछ रहा हूं, कहां से नहीं समझ में आया? तुमने कैसे पता किया कौन सा थर्ड स्टेप है? ये थर्ड है, मतलब आपने जब वो l cos थीटा किया उसके बाद से नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन समझ गए थे? हाँ सर। ठीक है, इसके अंदर ये चल रहा है, इसके ऊपर ये चल रहा है और ये भी चल रहा है। फाइनल स्टेट कुछ ऐसा होगा, फाइनल स्टेट कुछ इस तरह से होगा। हम कह रहे हैं कि fx जीरो है, हम कह रहे हैं कि f का x कंपोनेंट जीरो है, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट जीरो है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट होगा, बट ये चूंकि जीरो था तो देयरफॉर जीरो, तो डेल्टा x सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। इसे हम कह सकते हैं m1 डेल्टा x1, y में हो सकता है हो मोशन, m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 जीरो होगा, जहां डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 तीनों किस फ्रेम में लेना है, ग्राउंड फ्रेम में लेना है। Let us suppose that this wedge has moved by distance x right. Let us suppose that this wedge has moved by distance x right. So let us suppose that wedge has moved by x right. तो आपको करना क्या है, तुमको ग्राउंड फ्रेम में तीनों का डिस्प्लेसमेंट लिखना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स इन ग्राउंड फ्रेम along x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में हमको इनका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में देखना है। और तुम ग्राउंड फ्रेम पे बैठ के देखोगे तो इसका जो तुमको डिस्प्लेसमेंट दिखेगा वो दिखेगा x। इस वेज का डिस्प्लेसमेंट जिसकी मास है m, इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है x। सही है? हाँ सर। ठीक, जो ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए है, इसका मास है m।
हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वेज प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब हम रिलेटिव मोशन में एडिशन फॉर्मूला बताए थे और नेगेशन फॉर्मूला बताए थे, दो फॉर्मूला बताए थे। वेलोसिटी हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हमको एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए किसमें चाहिए, ग्राउंड फ्रेम में चाहिए। तो ये इक्वेशन तभी लगता है जब ग्राउंड फ्रेम में होता है, याद रखना। तो ग्राउंड फ्रेम में चाहिए, तो ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिस्पेक्ट टू एज प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तो ये बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्स है। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, जो पर्सन वेज पे बैठा है उसको इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लगेगा, माइनस एल। ये हो गया एक्स माइनस एल। अब आ जाओ ब्लॉक बी पे। ब्लॉक बी का देखो, अगेन वही करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिस्पेक्ट टू वेज प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बताओ ये किसके इक्वल है, एक्स प्लस एक्स, है ना। ये किसके इक्वल है, यहां से। अब पहले ये समझो क्यों ऐसा होगा कि अगर ये इसके अंदर एल डिस्टेंस चलेगा तो ये भी इसके रेस्पेक्ट में एल डिस्टेंस ही चलेगा। ये जो धागा दिख रहा है, यहां से शुरू हुआ है धागा और जो यहां तक धागा है ये इनएक्सटेंसिबल है, इसकी लेंथ कंजर्व है, इसकी लेंथ कंजर्व है। इसका मतलब अगर हम इस ब्लॉक को खींच के यहां ले आए, इस ब्लॉक को खींच के यहां ले आए, तो ये धागा यहां इसको ढील मिलेगा और ये यहां पहुंच जाएगा। हम बेसिकली इस धागे को यहां से कट कर रहे हैं और इस धागे को यहां पेस्ट कर रहे हैं। तो वेज के रेस्पेक्ट में जितना ये एल चला था उतना ही यहां पे ये एल चलेगा, क्योंकि इन दोनों डायग्राम में जो फर्क होगा, जब ए यहां पहुंच जाएगा और बी यहां पहुंच जाएगा, जब ए यहां पहुंच जाएगा बी यहां, इस वाली डायग्राम में जो फर्क है वो ये है कि यहां का धागा गायब हो कर दिए, यहां का धागा गायब कर दिए, क्योंकि पहले ए यहां पर था, अब ए यहां पर है, तो यहां से यहां का धागा गायब हो गया और ये धागा यहां पे जुड़ना चाहिए क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंजर्व्ड है। इसीलिए इसके रेस्पेक्ट में ये कितना चला होगा, एल ही चला होगा। यानी कि इसका दो कंपोनेंट है, ये जो एल डिस्प्लेसमेंट चला है ऑन द वेज, इसका दो कंपोनेंट है। एक है एक्स कंपोनेंट, किसके इक्वल, एल कॉस थीटा, और एक है वाई कंपोनेंट, कितना है, एल साइन थीटा। तो जब यहां लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू वेज, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वेज का एक्स कंपोनेंट, और ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेज का वाई कंपोनेंट। समझ रहे हो ना। वेज के रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में ये एक्स में भी चला है और वाई में भी चला है। एक्स में कितना चला है, एल कॉस थीटा, वाई में कितना चला है, एल साइन थीटा। ये कितना होगा, एल कॉस थीटा होगा ना। तो ये हो जाएगा x प्लस एल कॉस थीटा। अब लिखोगे m इंटू एक्स, सिर्फ x में लोगे नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी ब्लॉक अलोंग x डायरेक्शन ओनली। लिखोगे m इंटू एक्स प्लस m इंटू एक्स माइनस एल प्लस m इंटू एक्स प्लस एल कॉस थीटा। ये तीनों जीरो होना चाहिए। यहां से x की वैल्यू आएगी m इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय m प्लस 2 होगा ना। हाँ सर, आगे ठीक है। हम यही चीज काइनेटिक एनर्जी में भी करेंगे, हम यही चीज काइनेटिक एनर्जी में भी करेंगे, देखेंगे कैसे। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, चीजें हो जाती हैं, लेकिन
समझना बहुत जरूरी है। अगर सारे कुछ, एक मास है, एक दूसरा मास है, और सेंटर में एक तीसरा मास है। ये दो धागे हैं और 3 मासेस हैं। इसका मास है m, इसका मास है m, और इसका मास है m। तीनों का मास है m। हमने इसको एक नीचे स्पीड दे दी v0, हमने इसको एक नीचे स्पीड दे दी v0, और हमने इसको एक इनिशियल स्पीड दे दी 2v0। समझ रहे हो? ये धागा है, 2 धागे से बंधा हुआ, इस धागे का लेंथ L है, इस धागे का लेंथ L है, हमने इसको स्पीड दे दी। इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम की, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या है, सिस्टम की वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या है? कितना है? 0 है। एक्सटर्नल फोर्स क्या है पूरे सिस्टम पे? ये सर वर्टिकल प्लेन होगा कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, छोड़ो ना, नो ग्रेविटी। सर तो फोर्स भी एक्सटर्नल फोर्स भी 0 एक्सटर्नल फोर्स 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 0 आ रही है, देखो करके। एफ एक्सटर्नल भी 0 है, इसका मतलब 0 पे ही रहेगा। सेंटर मास जहां था वहीं रहेगा। और सेंटर मास कहाँ पे है? यहाँ पे है। क्या पूरा के पूरा सेंटर मास यहीं लाई कर रहा है? सिमेट्री है ना, इसके मास का सिमेट्री है ना। ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। क्वेश्चन ये है कि अब होगा क्या, ये बताओ, होगा क्या? ये बढ़ेगा ऊपर और ये दोनों घूमेगा इस तरह से, और फाइनली ये इस तरह से कोलाइड करेगा। कैसे कोलाइड करेगा? ये जा रहा होगा ऊपर किसी स्पीड v से, v1 से, कोलिजन के ठीक पहले ये यहां पहुंचेगा, कहीं यहां पहुंचेगा। कोलिजन के ठीक पहले का स्थिति है, मतलब ये लगभग 0 हो चुका है। समझ रहे हो ना? इसके 2 स्पीड होगा। कौन कौन सा? एक होगा ऊपर की तरफ, कितना उसको बोलेंगे? vy होगा ना। और इसका एक स्पीड होगा इधर vx, तो इसके बाद इधर होगा बाय सिमेट्री, कितना होगा? vx ही होगा ना। ये राइट भी चल रहा होगा, इधर भी चल रहा होगा, और ये लेफ्ट भी चल रहा है, इधर भी चल रहा होगा। क्या हम कह सकते हैं v1 इक्वल टू vy? ये थीटा 0 है, ये थीटा टेंडिंग टू 0 है, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन ऑफ 2 बॉल्स की रेडियस 0 है लगभग। तो क्या हम vy और vx को इक्वेट कर सकते हैं? vy और v1 और vy को सेम कर सकते हैं, बिकॉज ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, बिकॉज ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो क्या हम कह सकते हैं इस एंड का स्पीड और इस एंड का स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग सेम है? या तुम t डॉट v मेथड से भी निकाल सकते हो, तुम t डॉट v मेथड से निकाल सकते हो, बट तुम जानते हो कि अगर ये एंड और ये एंड इस तरह से है, इसकी स्पीड अगर v1 है और इसकी स्पीड अगर vy है, तो v1 इक्वल टू vy होगा। होगा ना? दूसरा मोमेंटम सिस्टम का शुरू में 0 था, मोमेंटम सिस्टम का शुरू में 0 था ना। सेंटर मास वेलोसिटी 0 था, अभी भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। होगा ना? शुरू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 0 था, तो अभी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 0 होगा।
होगा कि नहीं होगा? होगा? शुरू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 था, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो क्या अभी भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 ही रहेगा? होगा ना? होगा ना? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है बताओ? ये और ये तो कट गया, ये और ये तो कट गया, ये और ये तो कट गया, इन तीनों का देखो तो क्या लिखोगे? mvx और माइनस mvx तो कट गया, m इंटू वी वाई प्लस m इंटू वी वाई प्लस m इंटू वी वाई बाय 3m, ये हो गया ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस शुड बी 0, सही है? यानी वी वाई इक्वल टू 0, यानी यहां पे सेंटर मास को वैनिश कर जाना चाहिए, यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास को वैनिश कर जाए, मतलब वी वाई 0 हो जाएगा। जब ठीक कोलिजन के पहले ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, बस ये दोनों बच जाएगा। जब कोलाइड करेगा उसके ठीक पहले ये रेस्ट पे आ जाएगा, और ये दोनों सिर्फ एक्स में चल रहा होगा, ये दोनों सिर्फ एक्स में चल रहा होगा। अब कैसे निकालोगे एक्स का वैल्यू? एक्स का वी एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा पूरे सिस्टम का। क्यों रहेगा कंजर्व? हम तो बताए हुए इंटरनल फोर्स जो टेंशन का एक्शन रिएक्शन पेयर वो वर्क नहीं करता है। टेंशन का एक्शन रिएक्शन पेयर नेट वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। बताए थे समेशन ऑफ टी डॉट वी 0 ओवर द एंटायर सिस्टम रहता है ना। अब लिखोगे तुम हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 तुम प्रूव कर चुके हो मोमेंटम कंजर्वेशन से, सेंटर ऑफ मास का ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, तो कितना होगा? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स। यहां से तुम देखोगे हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम कट गया, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 6 वी नॉट स्क्वायर। यहां से वी एक्स इज इक्वल टू √3 वी नॉट। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन होगा व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 and 2 बिफोर कोलिजन? व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स बिफोर कोलिजन? कोलिजन के ठीक पहले इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या था? रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ √3 वी नॉट। होगा ना? होगा ना? चलो, हमने आज क्या लिया? हमने जो भी केसेस आज तुमको बताए हैं, इन सारे केसेस में जहां पे fx 0 नहीं है, जहां f 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं है, बट एक डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। अब इन सारी इस चीजों में हमने अभी तक क्या निकाला है? डिस्प्लेसमेंट। ये चला x तो ये चला कितना। अब क्या निकालेंगे? स्पीड। ये चला इतना, ये चला इतना, ये तो निकाल लिए। ये चलेगा x तो ये चलेगा x1, ये चलेगा x2। इस पूरे प्रोसेस में वेज कितना मूव किया। अब हम निकालेंगे इस पूरे प्रोसेस में वेज की स्पीड क्या होगी। अब हम क्या निकालेंगे? इस पूरे प्रोसेस में वेज की स्पीड क्या होगी, इन्हीं सब केसेस में, इन्हीं सब केसेस में। ठीक, होमवर्क है तुम्हारे लिए आज की क्लास पे बेस्ड, बता देता हूं मैं। एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 से 19, 13 से 19 वर्कड आउट का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8,
ठीक, ये दोनों बना लेना, इतना क्वेश्चन बना लेना। अगली क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे, एक फोर्स रहेगा तो उसी अगली क्लास में कोलिजन स्टार्ट करेंगे। कोलिजन इस चैप्टर का सबसे कोर टॉपिक है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत आसान है, हालांकि कोलिजन को समझने का 4-4, 5-5 व्यूज़ हैं, मेथड है, ग्राफिकल व्यू है, सब व्यू है। बट पहले तुम उस पर कंफर्टेबल हो जाओ, तब हम उस व्यू में एंटर करेंगे। जरूरी नहीं कि हम एंटर करें, लेकिन हम करेंगे तो जल्दी इसमें करेंगे। ठीक है, चलो कोई डाउट होगा तो पूछ लेना फिर। ठीक है, रखें।